हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर फिर आपके साथ और उसी महत्वपूर्ण टॉपिक के आगे का सोपान, आगे का स्टेप जो हम लोगों ने शुरू किया था बीएनएस के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो बेसिक प्रिंसिपल हैं क्रिमिनल लॉ के उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए आपको हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप पहले बेसिक समझें। उसी चरण में हमने प्रिपरेशन और अटेम्प्ट को लेकर दो वीडियो बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको आपने देखा होगा और आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनक्वायर्ड क्राइम का एक पार्ट जो प्रयत्न है, अटेम्प्ट है, वो क्या होता है। और हम लोग का जो चैप्टर अब शुरू हुआ था वो इनक्वायर्ड क्राइम से ही संबंधित था, या आप कह सकते हैं कि इनक्वायर्ड क्राइम से संबंधित अभी भी हम चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में जो चर्चा की थी इनक्वायर्ड क्राइम की, जिसको हम अपूर्ण अपराध कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनक्वायर्ड क्राइम। 3 प्रकार के अपूर्ण अपराध होते हैं। पहला प्रयत्न, दूसरा षड्यंत्र और तीसरा दुष्प्रेरण। प्रयत्न में मैंने आपको पहले ही कहा, हमने अपनी चर्चा कर रखी हुई है आपसे पूर्व में ही। अब बाकी जो 2 शेष हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आईपीसी में पहले प्रयत्न, षड्यंत्र और दुष्प्रेरण अलग अलग अध्यायों में था, लेकिन एक अच्छी बात बीएनएस में यह है कि चैप्टर 4 में आप तीनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि तीनों एक टॉपिक है, अपूर्ण अपराध। तो अपूर्ण अपराध पर हमारी यात्रा फिर प्रारंभ होती है। जब आप बात करते हैं अपराध की, तो अपराध 2 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट से बनता है। 2 तत्व होते हैं, मेंस रिया और एक्टस रिया। मेंस रिया, एक्टस रिया के बिना कोई अपराध बन नहीं सकता, और अपराध तो अपराध है। जब अपराध अपराध है तो उसको अपूर्ण अपराध क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि वो अपूर्ण अपराध है? तो प्रयत्न का जो चरित्र है अपूर्ण अपराध का, वह बिल्कुल अलग है, और बाकी दोनों का जो चरित्र है वह बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों ही अपूर्ण अपराध हैं। क्यों? तो पहले तो प्रयत्न एक लाइन में समझिए, क्योंकि पूरा डिटेल वीडियो आपको दिया गया है। वो क्या कहता है? वो सिंपली आपसे कहता है कि टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम यदि कोई ओवर्ट एक्ट हुआ है तो वो अपराध है, लेकिन अपूर्ण इसलिए है कि जो डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस आप पाना चाहते थे, जो परिणाम आप पाना चाहते थे, वो परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। जैसे सबसे पहले मेंस रिया हुआ, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में आया। मेंस रिया अपने आप में अपराध नहीं है। प्रिपरेशन भी अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि आवश्यक संसाधनों को जुटाना था, उसको भी आपने जुटा लिया। अब अपराध की दिशा में आपने कोई कृत्य किया, कोई पॉजिटिव ओवर्ट एक्ट कर दिया, लेकिन जो आपने किया, जिस उद्देश्य से किया, जिस परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया, वह परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। जैसे आपने किसी के ऊपर बंदूक तानी, फायर किया, मिस हो गया, या ट्रिगर नहीं दबा, या फायर करते हुए आपका हाथ पकड़ लिया गया, या जिसको आपने मारा उसको लगी नहीं, या लगी भी तो वो जो आप चाहते थे उसकी हत्या करना, लेकिन वो मरा नहीं, बच गया, अटेम्प्ट हो गया। ये सारे कंडीशन अटेम्प्ट के हैं। ठीक, परिणाम जो पाना चाहते थे वो प्राप्त नहीं हुआ, अटेम्प्ट में चला गया। लेकिन अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी में परिणाम हो या न हो, वह अपूर्ण अपराध है। अब यहां से मूल बात आप समझिएगा। जैसे दुष्प्रेरण में क्या होता है कि कोई अबेटर अबेटी को कोई अपराध करने के लिए कहता है, थ्रू दी इंस्टिगेशन, थ्रू दी कॉन्स्पिरेसी, थ्रू दी एडिंग, सहायता द्वारा। लेकिन क्या जरूरी है कि अबेटी वह अपराध करे? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, फिर भी अबेटर लायबल है। ऐसे ही जो कॉन्स्पिरेसी है, जो 1913 वाली कॉन्स्पिरेसी जोड़ी गई 120A में, जो बीएनएस का 62 है, अभी हम लोग डिटेल करेंगे, उसमें भी
अपराध हो जाने के बाद ये पता चलता है कि एक कॉन्स्पिरेसी हुई, तो वो जो कॉन्स्पिरेसी है केवल मेयर एग्रीमेंट है इन अ मैलिस सेंस, अपराध तो बाद में हो रहा है, फिर क्यों अपूर्ण अपराध है? और अगर अपराध हो ही गया तो अपराध की सजा दो ना भाई। तीनों में परिणाम का आना या ना आना आवश्यक नहीं है, प्रयत्न में केवल परिणाम का न होना आवश्यक है। अब इन्हीं बातों को बहुत ही विस्तार से समझते हुए और बहुत गंभीरता से देखिए, क्या है कि जो कॉन्सेप्ट चला है ना 3 घंटे में आईपीसी बीएनएस, 3 घंटे में सीपीसी, ये आपके साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हरकत किया जा रहा है। एक एक टॉपिक को आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको कई कई घंटे लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जो वास्तविक पढ़ाई है उसके तहत आपको बता रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्रिमिनल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल पर आते हैं। क्रिमिनल लॉ में एक बात जो मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, वह बात बच्चों यह है कि जस्ट मिनट, हां, कि क्रिमिनल लॉ में 4 प्रकार के अपराधियों की बात की गई है। प्रिंसिपल ऑफेंडर, दूसरा सेकेंड हैंड ऑफेंडर, तीसरा एसेसरीज बिफोर क्राइम और एसेसरीज बिफोर आफ्टर क्राइम। 4 प्रकार के। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि जो अपराध करता है, अ पर्सन हु कमिट अ क्राइम, वह क्या है, वह उसको आप फर्स्ट हैंड ऑफेंडर कहते हैं। ये डायरेक्टली अपराध करता है, इसको इंग्लिश लॉ में फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर भी कहा जाता है, फर्स्ट डिग्री भी कहा जाता है। ये अपराध करता है। और एक होता है सेकेंड हैंड ऑफेंडर, यह अपराध करता नहीं है, यह अपराध करवाता है या उस अपराध के षड्यंत्र में शामिल होता है। अबेटर सेकेंड हैंड है, कॉन्स्पिरेटर सेकेंड हैंड है, यह अपराध नहीं करता, यह करवाता है या अपराध करने के लिए योजना बनाता है, संसाधन जुटाता है। अब इसी तरह से क्रिमिनल लॉ 2 और लोगों की बात करता है। एक है एसेसरीज बिफोर द क्राइम, यानी अपराध के पूर्व असिस्ट करने वाला, असिस्ट बिफोर क्राइम। और एक है आफ्टर क्राइम। अपराध के पूर्व सहयोग करने वाला और अपराध के बाद सहयोग करने वाला। अपूर्ण अपराध का जो हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये चौथा व्यक्ति नहीं आता। हां, क्यों नहीं आता, मन में प्रश्न आएगा, लेकिन जब आप इन तीनों को जानेंगे तो ये उत्तर स्वयं मिल जाएगा। फिर भी एक लाइन में बता दूं, अपराध हो जाने के बाद जो सपोर्ट करते हैं, अपराधियों को छुपाते हैं, साक्ष्य को मिटाते हैं, वो एक फर्दर क्राइम है, अदर क्राइम है, भिन्न अपराध है। जैसे हार्बरिंग, संश्रय देना, छुपाना अलग अपराध है। मूल अपराध तो इन तीनों के बीच में ही हो रहा है ना। जैसे ये किसी को मार रहा है, ये मरवा रहा है, ये संसाधन दे रहा है, सब तो अपराध के पहले की बात हो गई। ये सहायता अपराध के पूर्व, ये दुष्प्रेरण या षड्यंत्र, और ये महाराज तो करता है, कर ही रहे हैं अपराध। तो सबसे पहले आप जान गए कि 4 प्रकार के अपराधी होते हैं। सरलतम भाषा में वे जो अपराध करते हैं
वे जो अपराध का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करते हैं, वे जो अपराध के पूर्व सहायता करते हैं। अपराध के पूर्व सहायता करने वाला भी कौन होता है? दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है। अभी आप दुश्मनों की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और जो अपराध के बाद जो सहायता करते हैं वो इन तीनों में नहीं आते। बहुत गंभीरता से समझना बच्चों, इन तीनों में नहीं आते। अब फिर जब आप इन चारों को जान गए, जिसमें से इनका कोई रोल नहीं है, इन तीनों को जान गए, तो इन तीनों का सहसंबंध भी देखिए। एक शब्द पर आप लोग बाद में जब मैं बताऊंगा तो फोकस करते रहिएगा। वो शब्द मिलेगा दुष्प्रेरण के अंदर का षड्यंत्र और एक भिन्न षड्यंत्र जो 1913 में जोड़ा गया। आएंगे अभी। आ जाते हैं पहले दुष्प्रेरण पे। दुष्प्रेरण क्यों अपूर्ण अपराध है? दुष्प्रेरण क्यों अपूर्ण अपराध है? अबेटमेंट, सॉरी, कलर वाइट। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण क्यों अपराध बनाया गया, वो भी अपूर्ण अपराध। अपूर्ण अपराध का मतलब आप समझना दुष्प्रेरण के सेंस में अलग है। अपराध हमारे दुष्प्रेरण से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी। सपोज मान लो हमने किसी इनोसेंट आदमी को, जिसको पता नहीं है कि मिठाई में जहर मिला है, कहा भैया जाओ उसको मिठाई खिला दो, उसने खिला दिया, तो भी मेरी लायबिलिटी बनेगी। और अगर उसने नहीं खिलाया तो भी मेरी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि मैंने तो दुष्प्रेरण किया था। ठीक, तो फिर क्यों इसको पनिशेबल बनाया जा रहा है? सबसे पहले हमको समझना होगा कि दुष्प्रेरण है क्या। बहुत सामान्य शब्दों में दुष्प्रेरण को आप इनकरेजमेंट कह सकते हैं। इन अ मैलिस सेंस, सब बुरे आशय के तौर पर इनकरेज करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, इंड्यूस करना, किसी को फोर्सबली कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना। मोटिवेशन भी है, बैड सेंस। ये सब जो व्यक्ति कर रहा है वो चाह क्या रहा है सामने वाले से? सामने वाले से वो केवल इतना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो चाहता है वो सामने वाला कर दे। जैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, सच वाली पढ़ाई करें, वो 3 घंटे में सीपीसी पूरी वाली पढ़ाई ना करें, सच में पढ़ें, जाने लॉ क्या है, लॉ से प्यार कर लें, एकदम जी जान लगा दें। जीना मरना तेरे संग, ये होती है पढ़ाई। ये गुड सेंस में है मोटिवेशन, ये गुड सेंस में इनकरेजमेंट है, ये गुड सेंस में इंस्टिगेशन है। इंस्टिगेशन हालांकि शब्द उतना उचित नहीं है यहां पर, लेकिन है, लेकिन यही बैड सेंस में हो तो ये हम अबेटर हो गए और आप अबेटी कहलाएंगे। अच्छा, अब मैंने कहा इंस्टिगेशन शब्द को छोड़कर, इंस्टिगेशन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब हम लोग परिभाषा में आ जाते हैं। बीएनएस की परिभाषा क्या कहती है? आईपीसी 107 था पहले और अब 45 है, अध्याय 4 का धारा 45। बीएनएस पे आ जाते हैं। सेक्शन 45, वह व्यक्ति किसी बात का किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, अबेट करता है, जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। उकसाने का मतलब स्पष्टीकरण 1 में दिया गया है। जानबूझकर कोई बात जो सत्य नहीं है उसको बताना सत्य के रूप में। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 17 में भी आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें 5 तरह की बातें बताई गई हैं फ्रॉड के लिए। तो उसमें एक बात यह भी है, सत्य को छुपाना। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 18 में आप मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो सिविल का मामला है, अलग बात है। क्रिमिनल में मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन यानी मिथ्या निरूपण, कोई बात ऐसी है जो है नहीं असल में, उसको आप ऐसे पेश कर रहे हैं कि सामने वाला भड़क जाए।
अब जैसे मान लीजिए किसी की बहन जा रही है, अपने मोहल्ले से निकलकर ऑटो में बैठ रही है कॉलेज के लिए। उसी मोहल्ले का कोई लड़का है, वो भी उधर साइड में जाना है, वो ऑटो सामने रुकी थी, वो भी बैठ गया। अब आप क्या किए, उस बच्ची के भाई के पास आप जाकर कह रहे हैं, अरे यार वो तुम्हारी बहन वर्मा जी के लड़के के साथ ऑटो में बैठ के जा रही थी। बात तो आपने सही बताई है, लेकिन सेंस क्या हो गया? सेंस हो गया मिसप्रेजेंटेट करने का, कि सामने वाला इसको गलत आशय से ले ले, क्योंकि आप चाहते हैं कि वर्मा जी के लड़के के साथ उसकी लड़ाई हो जाए, बदनामी हो जाए। ये दुष्प्रेरण है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, उकसाने को जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा या कोई तात्विक तथ्य यानी जो है जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा। प्रकट करना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ना कि अरे ऑटो रुकी थी तब गए, लेकिन बदमाशी क्या किया आपने देखा। करता है तो यह कहा जाता है कि उसने उसको उकसाया, या करने का प्रयत्न करता है तो उकसाता है, उकसाना। जैसे एक आध केस भी आपके साथ में डील कर लेता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस मुझे अभी जस्ट याद आ गया, आर वर्सेस मोहित पांडे का। आर वर्सेस मोहित पांडे का केस क्यों मुझे याद आ गया, मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक आध केस डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ। सॉरी, कलर चेंज करना पड़ता है बच्चों बार बार। आर वर्सेस मोहित पांडे। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम लोग का प्रिंसिपल क्वेश्चन अपूर्ण अपराध है। दुष्प्रेरण पूरा जो चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में डील करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं कि उकसाना क्या है। तो आर वर्सेस मोहित पांडे के केस में क्या हुआ, ये सती प्रथा का केस है, 1871 का मामला है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और बहुत सारी कुरीतियां थी हमारे देश में, जिसमें से एक सती प्रथा था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1828 में उन्होंने जो अपनी संस्था बनाई, संस्था के प्रयासों से इसको समाप्त किया गया विलियम बेंटिंक के काल में, और इस पर कानून भी बना। तो सती प्रथा के अंतर्गत एक महिला जिसका पति मर गया है, उसको ले जाया जा रहा है और उसको सती करने का प्रयास किया जा रहा है। और गांव वाले तमाम लोग क्या कह रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तेजना बढ़ा रहे हैं कि बहुत बड़ा धार्मिक संस्कार होने जा रहा है। हत्या कर रहे हैं। आज तो हत्या ही है, उस समय भी हत्या ही थी, बस कानून नहीं था। ये क्या है, ये उकसाना है, इसको इंस्टिगेशन कहते हैं। इसी तरह एक केस आपका सामने आता है प्रेम नारायण बनाम स्टेट का। इस केस में वो जो आप लोग भी कभी कभी देखे होंगे या किए भी होंगे, काक लोग, लड़ाई हो रही थी और कुछ लोग छत पर से बोल रहे थे, मारो साले को, मारो साले को, छोड़ना मत। ये उकसाना है, ये भड़काना है, ये अपराध के लिए इनकरेजमेंट है, ये है दुष्प्रेरण। अब एक तरीका दुष्प्रेरण का ये हो गया, और दूसरा तरीका जो आपका था वो आपका था, आपने देखा अभी, उस बात को करने के लिए षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। रुक जाइए, एक शब्द आ गया है, षड्यंत्र। सारी
फसाद यही एक शब्द है। किस संदर्भ में बोल रहा हूं समझिएगा। 128 1913 में गया षड्यंत्र, और 1860 के अधिनियम में पहले ही षड्यंत्र की बात भी थी। मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड what is the difference between this conspiracy and this conspiracy. Thereafter you will found the real fact, what is the differences regarding the conspiracy in this section and in this section. What I want to say, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको केवल इतनी सी बात बताना चाह रहा हूं कि दोनों षड्यंत्र में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, पहले इस षड्यंत्र को जानेंगे, डिटेल में इस पर चर्चा 2 मिनट बाद होगी। यह षड्यंत्र जो कह रहा है, यह कह रहा है जब एक या अधिक व्यक्ति एक साथ सम्मिलित होते हैं और उस षड्यंत्र के अनुसरण में इन दी फर्दरेंस ऑफ, इन दी परसुएंस ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी, कोई घटना, कोई अवैध कार्य, अवैध लोप कर देते हैं। दैट्स मीन व्हाट, there must be a some overtact in the pursuance of conspiracy must be happened। एक षड्यंत्र हो रहा है, 2 या 2 से अधिक लोग बैठे हुए हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, आओ बम फोड़ा जाए, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई काम भी कर रहे हैं, तब वो अबेटमेंट है। ये 1860 से था। फिर ये षड्यंत्र क्या है, इसको लाने की जरूरत क्या थी, आएंगे, पहले दुष्प्रेरण समझ जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे तीसरा जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया, एसेसरीज बिफोर द एक्ट, उस बात को करने के लिए, अवैध कार्य या अवैध लोप को करने के लिए सहायता करता है। यह सहायता द्वारा षड्यंत्र है। तो तीसरा भी आप समझ गए, एसेसरीज के तौर पर यह क्या कर रहा है, यह सहायता करता है बात को किए जाने में, यानी अभी अपराध हुआ नहीं है, अपराध के पूर्व यह एसेसरीज है, यह सहायता करता है। जैसे जो लोग हथियार प्रोवाइड करते हैं, पैसा गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, अपराध के पूर्व यह सहायता कर रहा है। तो ये तीनों तरीके हैं षड्यंत्र, दुष्प्रेरण करने के। अब बात असल में यह आती है कि जरूरी तो नहीं है कि अबेटर ने अबेटी को अबेट किया और अबेटी वह काम करी दे। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको आगे वाले सेक्शन में 5 एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, पूरा डिटेल भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसको जब अबेटमेंट का चैप्टर करेंगे तब करेंगे। अभी आपको केवल ये जानना है ये अपूर्ण अपराध क्यों है। अब इस आदमी ने क्या किया, या तो उकसाया या एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के अनुसरण में अपराध हुआ, और या अपराध के पूर्व इसने सहायता की। और यह बार बार मैं कह रहा हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि अबेटर के कहने पे अबेटी कोई काम कर ही दे, और यह भी आवश्यक नहीं है कि वो ना करे, करता भी है। जब अबेटी कोई अपराध कर देता है बच्चों, जब अबेटी कोई अपराध कर देता है, यानी दुष्प्रेरति, जिसको हम लोग अबेटी कहते हैं, अपराध कर देता है, तो आईपीसी का 109 रहा है और इसमें हो जाएगा आपका 45, 46, 47, 47 से 48 है, आप देख लीजिएगा। जब कर देता है तो दुष्प्रेरक उसी अपराध के लिए दंडित होता है, और अपराध नहीं करता है तो भी दुष्प्रेरक अपराध के लिए दंडित होता है। हर स्थिति में ऐसा क्यों होता है, इसमें भी एक कंडीशन है जो बाद में बताऊंगा। इसलिए दंडित होता है क्योंकि यह कहा जाता है इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में
कि अबेटर ने अपने मैलिस को अबेटी के ब्रेन में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर ऑफ मैलिस, पहला पॉइंट जो आपका आता है, कारण, अपूर्ण अपराध का कारण, पहला पॉइंट। मैलिस, पहला काम, वो अपने दुराशय को आपके मस्तिष्क में डाल रहा है। दूसरा काम क्या करता है, वो एक ऐसा कार्य करता है उकसाने का, इंस्टिगेशन का, जो अगर ना करता तो अबेटी शायद वह अपराध ना करता। सेपरेट करता करता ये तो नहीं लायबल होते ना, अबेटर तो नहीं लायबल होता। यानी अबेटर ने क्या किया, इंस्टिगेशन के कारण अबेटी ने क्या किया, अपराध किया, कमिटिंग अ क्राइम। अपराध किया और सहायता किया। सहायता न करता तो शायद अपराध न घटित होता। सहायता करना, इंस्टिगेशन, एक बात और कहता है कि उसने अपॉर्चुनिटी को भी प्रोवाइड किया। उसने कहीं ना कहीं अपराध करने के अवसर बनाए। हु क्रिएट द सर्कमस्टेंस बिहाइंड द क्राइम? अबेटर। अबेटर ने उन व्यवस्थाओं को पैदा किया, उस फेनामेनन को क्रिएट किया, उन सर्कमस्टेंस को क्रिएट किया जिसके तहत अबेटी ने अपराध किया। इसलिए क्रिमिनल लॉ अबेटर को सेकंड हैंड ऑफेंडर, सेकंड डिग्री ऑफेंडर मानती है। क्या मानती है? दुष्प्रेरक क्या है? दुष्प्रेरक, सेकंड हैंड ऑफेंडर है। हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्रिमिनल लॉ इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपने भी अपराध को किए जाने की योजना में, सहायता में, परिस्थितियों को खड़ा करने में, बनाने में, परिदृश्य गठित करने में और अपने बुरे आशय को दूसरे के मस्तिष्क में डालने का काम किया है। यह ठीक है कि आप डायरेक्ट आपने काम नहीं किया है, इसलिए हम आपको फर्स्ट हैंड ऑफेंडर तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपने किया है। और अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से आपको भी दंड मिलना चाहिए। एक बात, एक छोटा सा पॉइंट मैंने छोड़ दिया था आप लोगों के समक्ष, उस पर भी मैं चर्चा कर लूंगा। वो छोटा पॉइंट ये था, कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहां पर दुष्प्रेरक अबेटर पनिशेबल होता है। देखिए, दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया, लेकिन दुष्प्रेरिती ने वो काम नहीं किया तो भी ये दायित्व है। अब मान लीजिए जो दुष्प्रेरिती है, यानी अबेटी जो है, जिसको हमने भड़काया है दुष्प्रेरक ने, वो डोली इनकैपेक्स है, यानी अपराध में अक्षम है, या अनसाउंड है, बुद्धि गड़बड़ा गई है, या इनोसेंट है, पता नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अबेटर को क्या अबेटमेंट की सजा मिलेगी? नहीं, अब वो फर्स्ट हैंड ऑफेंडर है, बिकॉज ही यूज्ड देम लाइक अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कमिटिंग अ क्राइम। अबेटी ने अपराध किया तो भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या हो जाते हैं? वहां पर सेकंड हैंड हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाते हैं? फर्स्ट हैंड हो जाते हैं।
आप सोचो 7 साल का बच्चा है, 7 साल से कम है, डोलिन कैपेक्स है, वो तो अपराध कर ही नहीं सकता, तो उसको अबेटी कहना, फर्स्ट हैंड ऑफेंडर कहना गलत होगा। और उस बच्चे से आपने कोई अपराध करवा दिया है, तो बच्चा तो मासूम है, डोलिन कैपेक्स है या अनसाउंड है या इनोसेंट पर्सन है, कोई उसको पता ही नहीं कि आप खाने में जहर मिलाए हो, जाके रख दिया, तब अबेटर फर्स्ट हैंड ऑफेंडर हो जाता है। इसको याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि किसी बच्चे 7 साल से कम आयु के बच्चे को प्रयोग किया किसी अपराध के लिए, तो अबेटर का दायित्व क्या है, दुष्प्रेरक का दायित्व ABC ऐसे करके, उसमें मुख्यकर्ता का दायित्व है, वो प्रिंसिपल ऑफेंडर है, फर्स्ट हैंड ऑफेंडर है, वो फर्स्ट डिग्री ऑफेंडर है वो, ठीक। इसलिए अपूर्ण अपराध अबेटमेंट को कहा जाता है और अबेटर को दंडित किया जाता है। अब अपूर्ण अपराध का जो सेकंड पार्ट आता है, यानी फाइनली जो हम जानते हैं, कॉन्स्पिरेसी। और याद रखिएगा, जब कॉन्स्पिरेसी की मैं बात करूं तो आपको अबेटमेंट सेक्शन 45 का दूसरा जो कंडीशन है अबेटमेंट का, कॉन्स्पिरेसी की जो बात कही है, वो आपको साथ में अपने दिमाग में रखना होगा, दोनों को जोड़कर आपको मैं बताने जा रहा हूं। कॉन्स्पिरेसी क्या है? षड्यंत्र। 1860 में षड्यंत्र को ऑलरेडी अबेटमेंट में डाला गया था। 107 में जो 3 तरीके बताए थे उसमें से दूसरा तरीका षड्यंत्र का था। फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि 1913 में षड्यंत्र को एक पृथक अपराध के रूप में, एक सब्सटैंटिव क्राइम के रूप में, सारवान अपराध के रूप में जोड़ा गया। क्यों? इसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं और कुछ विधिक कारण हैं। ऐतिहासिक कारण सिंपल सा है। 1860 में जो अबेटमेंट के अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी था, बहुत माइन्यूटली समझाऊंगा फिर डिटेल करूंगा। 1860 में जो अबेटमेंट के अंतर्गत षड्यंत्र था, वह षड्यंत्र क्या था? जब 2 या 2 से अधिक लोग षड्यंत्र में सम्मिलित होते थे, यानी एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है और उसके अनुसरण में कोई अपराध हो रहा था, तब माना जाता था अपराध। 1913 में जो षड्यंत्र आया, बिना अपराध हुए भी षड्यंत्र को एक सब्सटेंटिव क्राइम बना दिया गया। दैट्स मीन मियर एग्रीमेंट, मैलिस एग्रीमेंट, उसको अपराध बना दिया गया। सरलतम तरीके से समझिए। सरलतम तरीका क्या है? 107 और आज का 45। इसका जो सेकंड कंडीशन था, वो था षड्यंत्र के लिए अपराध होता था, अपराध होने पर, और जो 120A और 62 वर्तमान का, ये षड्यंत्र जो है स्वयं में अपराध है। यानी मात्र करार पर। हुआ यह था कि 1905 से मेरे विचार से राष्ट्रवाद का उदय होता है। कुछ लोग 1857 कहते हैं, लेकिन मुझे मजूमदार की ये लाइन ज़्यादा बेहतर लगती है कि 1857 की क्रांति सिवाय सिपाही विद्रोह के और कुछ न था, क्योंकि पूरी तरह से विफल हो गया था और सामंती लोग, जमींदार लोग, अमीर लोग और सरकारी नौकर उसमें शामिल नहीं हुए, नहीं तो शायद अंग्रेज उसी समय उखड़ गए होते। लाल डलहौजी की नीतियां बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर चुकी थीं। 1857 के बाद 1858 का चार्टर आता है और रानी विक्टोरिया कंपनी का शासन समाप्त करके पूरी तरह से भारत को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। अब कैनिंग का काल है। रानी डायरेक्ट
अब गवर्नर जनरल का पद वायसराय का पद हो चुका था। लेकिन और बुरी हालत हो गई भारतीयों की। मामला बढ़ते 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 1900 और 1900 के बाद एक घटना होती है 1905 में। आप कहेंगे सर हिस्ट्री पढ़ाने लगे, थोड़ा सा जानो ना। 1905 में प्रशासनिक आधारों को लेते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। लॉर्ड कर्जन बंग भंग। और बनारस में, वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वहां पर यह कहा जाता है कि अब हम इसका विरोध करेंगे और पूरी तरह से अंग्रेजी सामानों का, अंग्रेजों के कार्यों का खंडन करेंगे, बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय यहां से शुरू होता है। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग का भी मूल कारण अंग्रेजों के विरुद्ध ही खड़ा होना था। 1909 में जब देखा अंग्रेजों ने, अच्छा 1907 में क्या हुआ, 1906 के बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया। कांग्रेस में के दो धड़े हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल बन गया। गरम दल में लाल बाल पाल लोग थे, सभी महान क्रांतिकारी लोग। 1909 में जब अंग्रेजों को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है और ये गरम दल वाले बदमाशी शुरू कर दिए हैं, और कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति नरम दल वालों की भी है, क्योंकि चाहते तो वो भी यही है कि अंग्रेज वापस जाए। तो 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म आता है और मार्लियामेंटो रिफॉर्म भारत में पहला प्रयास था और बड़ा सफल प्रयास था अंग्रेजों का हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों की सीट अलग, हिंदुओं की सीट अलग की गई। यहां से हम पृथक हुए दोस्तों। अब इन सारी चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत के क्रांतिकारियों में गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ का चरण यह माना जाता है। और अब अंग्रेजों को लगा कि इसके पहले कि ये कोई अपराध करें या ना करें, इनको फंसा फंसा के जेल में डालो। कैसे डालेंगे? अपराध होगा तब ना डालेंगे। लेकिन अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया हमारे साथ, उन्होंने 1913 में आईपीसी 120 में ए जोड़ा, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जब आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भाषा पढ़ेंगे तो आपको ये बात और समझ में आएगी, लेकिन सरल तरीके से पहले समझो कि अगर 4, 10, 5, 10 लोग कहीं बैठकर बात भी कर रहे हैं तो अंग्रेजों के दिमाग में इसके जरिए एक फायदा आ गया, दिमाग आ गया, उसको मान लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और जो घटना कल घटित हो रही है बोलो उसी का परिणाम है। आज हमने एक मीटिंग की, सिंपल मीटिंग है भाई, और कल कोई अपराध हो गया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये जो अपराध है इस मीटिंग के कारण है, ये जो अपराध है इस मीटिंग के कारण है, जबकि ये मीटिंग तो केवल मीटिंग थी। क्या मीटिंग करना अपराध है? उन्होंने कहा यह आपराधिक षड्यंत्र है। 2 या 2 से अधिक लोग किसी अवैध कार्य को या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सम्मिलित होते हैं तो वह आपराधिक षड्यंत्र करते हैं। दैट्स मीन अ मियर एग्रीमेंट बिकम्स पनिशेबल। करार मात्र होने लगा। एक शब्द आता है बच्चों, मेरे एक्टस कंट्रा एक्टम, एक्टस कंट्रा एक्टम, एक्टस कॉन्ट्रा एक्टम।
पेक्टस कंट्रा एक्टम का मतलब होता है संविदा का वचन, और एक शब्द और आता है पेक्टा संट सर्वंडा। पेक्टा संट सर्वंडा। पैक्ट मस्ट बी परफॉर्म। यह लिखने की क्या जरूरत थी, एग्जाम में आया हुआ इसलिए लिखा हूं। इसको कहा जाता है कि जो आप लोगों ने संविदा की हुई है, जो एग्रीमेंट किया हुआ है, जो करार किया हुआ है, वो करार के परिणाम स्वरूप अगर कोई घटना हुई है तो पक्षकार उससे बाध्य होंगे। अब जो 120 ए आया, उसने इस चीज को पनिशेबल बना दिया कि तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें अंग्रेज। भारतीय एक साथ जुड़ नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे अपने देश के लिए। आज हम पूरी दुनिया को गाली देते हैं लेकिन अंग्रेजों की पूजा कर रहे हैं। वही अंग्रेज जिन्होंने 200 साल लोग कहते हैं, मैं उसको 350 साल कहता हूं, 1600 में आ गए थे, क्या क्या नहीं किया। आज मुसलमानों को गाली दी जाती है, उठा के देख लीजिए मुसलमानों का इतिहास, भारत के लिए कितने बलिदान इन्होंने दिए हैं। कोई 100 नाम गिनवा दे ब्राह्मणों का और 1000 नाम मुसलमानों का तुम गिना देंगे, 100 गिनाने में उनको शायद दिक्कत हो। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये गलत है। अरे गाली ही देनी है तो उनको दो जो अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे, जो अंग्रेजों को मुखबिरी किया करते थे, जिनकी मुखबिरी पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मारे गए, चंद्रशेखर आजाद मारे गए और तमाम लोग मारे गए, शौकतुल्ला खान मारे गए, राम प्रसाद बिस्मिल मारे गए, राजेंद्र लाहिड़ी मारे गए। किसके कहने पर मारे गए? कौन था मुखबिर? एक ही संस्था थी, 1925 में बनी थी, पता कर लीजिएगा। ओवरऑल तो अब इसकी भाषा पर जाना बहुत जरूरी है। आइए इसकी भाषा पर चले आते हैं। धारा 61, मैंने पहले 62 बोल दिया था, करेक्ट कर लीजिएगा। धारा 61, भाषा के बाद हम बताएंगे यह अपूर्ण अपराध क्यों बन रहा है। भाषा क्या कह रही है? भाषा कह रही है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य तो अवैध कार्य यानी आपराधिक कार्य, या कोई कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा, ये लैंग्वेज समझा देता हूं, कोई कार्य अवैध नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन देना है, जरूरी है भोजन देना, वैध कार्य है, लेकिन साधन अवैध है, चोरी करके पैसा लाके देना। ठीक है, समझ गए? तो कोई अवैध कार्य या कोई कार्य जो अवैध नहीं, अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सामान्य उद्देश्य से सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अभी रुक जाइएगा परंतु पर, पहले इसको समझिए। केवल और केवल आप देखो, इसको आपराधिक षड्यंत्र मान लिया, और जबकि इसमें केवल क्या है? इट इज अ मेयर एग्रीमेंट बिटवीन अ 2 और मोर पर्सन फॉर कमिटिंग एनी अनलॉफुल एक्ट। केवल बातें ही तो कर रहे हैं, खाली सहमति तो हो रहे हैं। आप और हम ये प्लान करें कि चलो भाई फलानी जगह पर बम फोड़ा जाए, अपराध हो गया। इट इज अ मेंस रिया ओनली, इवन इट इज नॉट अ प्रिपरेशन में नहीं है भाई। केवल हम लोग सहमत हो रहे हैं, और सहमत होने के आधार पर क्या मान लिया जा रहा है? आपराधिक षड्यंत्र। नहीं, आगे कब माना जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र हुआ? लेकिन इसको आपने मान लिया एग्रीमेंट, लेकिन ये एग्रीमेंट पनिशेबल है, लेकिन ऐसे ही पनिशेबल नहीं है। आप देखिए, 2 या 2 से अधिक कोई अवैध कार्य या कोई अवैध
वैध कार्य अवैध उद्देश्य से करने के लिए सहमत होते हैं? कब कब होते हैं? कब? किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति षड्यंत्र नहीं है। किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति षड्यंत्र नहीं है, जब तक कि सहमति के अतिरिक्त कोई कार्य उसके अनुसरण में न कर दिया गया हो। यानी कि सहमति करने के बाद उस सहमति, उस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में कोई अपराध होना जरूरी है। हम लोग मिले, एक कॉन्स्पिरेसी किए, कर लिए, अब उसके अनुसरण में कोई अपराध जब हमने कर दिया तो अब वो आपराधिक षड्यंत्र हो गया। आप कहेंगे अपराध कर दिया, तो सर यही बात तो उसमें 45 में भी कही जा रही है, दोनों में अंतर अब आप समझिए। वहां मेयर एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है, समझना ध्यान से, वहां केवल एग्रीमेंट पनिशेबल नहीं है, वहां वो पूरा अपराध होने के बाद उस षड्यंत्र के अनुसरण में जो पूरा अपराध हो रहा है वो पनिशेबल है, जिसका मतलब वहां ओवरट एक्ट जरूरी है। यहां पर भी अपराध हुआ, लेकिन इस अपराध के लिए तो अलग सजा है भाई। इस अपराध के लिए जो एग्रीमेंट किया गया वो भी सजा है, वो भी अपराध है। इस अपराध के लिए जो एग्रीमेंट किया गया, इस अपराध के लिए जो एग्रीमेंट किया गया वह एग्रीमेंट भी अपराध है। वहां कोई एग्रीमेंट नहीं है, वहां षड्यंत्र के अनुसरण में अपराध हो रहा है, तब अपराध है 45 में। यहां एग्रीमेंट के अनुसरण में अपराध हो गया तो यह अपराध है, लेकिन यह अपराध हुआ क्यों? उसके लिए एक एग्रीमेंट किया गया था, एक करार किया गया था। यह करार अपने आप में अपराध हो गया 1913 से। यह मान लिया जाएगा कि इस करार के परिणाम स्वरूप अपराध हुआ है, इसलिए अपराध तो अपराध है। आपराधिक षड्यंत्र के अनुसरण में जो आपने किया वो तो अपराध है, लेकिन वो आपराधिक षड्यंत्र आपने किया कैसे? एग्रीमेंट के अनुसरण में किया, तो ये एग्रीमेंट भी अपने आप में अब क्या हो गया? अपराध हो गया। ये उन दोनों का अंतर है। और चूंकि ये एग्रीमेंट अपने आप में केवल एक एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के परसुएंस में एक अपराध हुआ। यह कहा गया कि इस एग्रीमेंट की वजह से हुआ, तो ये एग्रीमेंट भी तो गलत हो गया, ये एग्रीमेंट भी गलत हो गया। इवन ये अपने आप में कोई अपराध नहीं था, इसीलिए लिखा हुआ है कि अपने आप में वो अपराध नहीं है, अपराध की सहमति अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन सहमति के परिणाम स्वरूप जब अपराध हो गया तो इसको भी अपराध मान लिया गया। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन ये होने की वजह से, अपराध होने की वजह से ये भी अपराध हो गया, तो ये क्या हो गया? ये अपूर्ण हो गया, ये अपूर्ण अपराध हो गया, ये अपने आप में एक अपराध हो गया। अपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके अनुसरण में बाद में जो घटना हुई वो तो पूरी हुई, पूर्ण अपराध है। ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, इसलिए ये अपूर्ण अपराध हो गया। इसको अपूर्ण अपराध कहा जाता है। अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको और डील करेंगे। वीडियो बनाने की कुछ सीमाएं होती हैं, ओपन क्लास की कोई सीमा नहीं होती है। ओपन क्लास में बहुत डिस्कस होता है, मेरे लाइव क्लासेस में आप जब जुड़ेंगे तो सब चीज़ पर डिस्कस होगा। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, ये जो परंपरा वर्तमान में चल रही है, 3 घंटे में बीएनएस, 4 घंटे में सीआरपीसी, 6 घंटे में सीपीसी, 2 घंटे में कॉन्स्टिट्यूशन। एक सज्जन का मैंने देखा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक सिर्फ 2 घंटे में। केवल आर्टिकल 13 को लेकर चलो तो 3 क्लास लगती है 3-3 घंटे की। ये बहुत गलत परंपरा है बच्चों। मैं आप लोगों से बहुत विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको आप एक्सेप्ट मत करिए। देखना हो देखिए, लेकिन इसको अंतिम मत मानिए, क्योंकि छात्रों को सिर्फ उपभोक्तावाद के आधार पर देखा जा रहा है, उनको कस्टमर देखा जा रहा है। आप कस्टमर नहीं हैं, आप इस देश की नींव हैं, आधारशिला हैं, आप इस समाज को बनाने, संचालित करने का यंत्र हैं।
इसलिए जो भी विषय पढ़िए, लॉ पढ़िए या XYZ कुछ भी पढ़िए, ये 2 घंटे 4 घंटे या जिन जगहों पर क्रैश कोर्स चल रहा है 45 दिन में फलाना खत्म, पूरा का पूरा APO का कोर्स खत्म 45 दिन में, 2-2 घंटे की क्लास में, मजाक बना के रखा हुआ है। ठीक से BNS अगर केवल पढ़ाने पे आदमी आ जाए तो 60 क्लासेस चाहिए। बहुत गलत हो रहा है आप लोगों के साथ और मुझे इस बात का कष्ट था, इसीलिए मैं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ रहा हूं आपके लिए। अदरवाइज मेरा तो एक चीज मानना था सदैव से, हालांकि समाज बदल गया इसलिए मजबूरी मेरी भी है। मेरा यह मानना था कि ऑनलाइन स्टडी इज अ डीम्ड स्टडी। जब तक गुरु शिष्य आमने सामने बैठता नहीं है, तर्क वितर्क नहीं करता है, बातें नहीं करता है, इमोशनली अटैच नहीं होता है, तब तक विद्या, विद्यार्थी और विद्यादाता तीनों का उद्देश्य विफल रहता है। लेकिन समाज बदल गया है, हर जगह तक पहुंच भी जानी चाहिए, ये भी जरूरी है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है आप लोगों के साथ जुड़ने का और मैं उम्मीद करता हूं कि माँ सरस्वती मुझे इतनी क्षमता देंगी, इतनी शक्ति देंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो अब आगे आ जाते हैं थोड़ी सी और विशद चर्चा करते हुए षड्यंत्र पर। षड्यंत्र में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, 1-2 केसेस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। हाँ, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता था कि अगर षड्यंत्र होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र होता है। अब मान लीजिए 5 लोग मिलकर कर रहे हैं या 2 ही लोग मिलकर कर रहे हैं, उनमें से 4 का इक्विटल हो गया, यानी दोष मुक्त हो गए, तो क्या ये जो एक बचा ये 120 बी में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि षड्यंत्र तो 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर ही हो सकता है। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तपन दास बनाम बॉम्बे और फकरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश। तपन दास बनाम बॉम्बे और फकरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई एक व्यक्ति बचता है तो वो आपराधिक षड्यंत्र का दोषी नहीं माना जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है इन तीनों अपूर्ण अपराधों को समझाने में। यदि इनमें से आपको कोई भी दिक्कत कभी भी भविष्य में समझ में आती है तो आप निसंकोच हमसे इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिटेल वाइज होगा। प्रयत्न को हमने डिटेल कर दिया है, अबेटमेंट पूरा एक क्लास होगा और कॉन्स्पिरेसी भी होगा। थैंक यू सो मच।